प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम तिलक के स्वदेशी, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक विचारधारा और लक्ष्य की दृष्टि से तो तिलक उदारवादियों से भिन्न थे। उदारवादियों से उनका अधिक महत्वपूर्ण अंतर साधनों के प्रसंग में ही था। देश के लिए स्वराज्य तिलक का एकमात्र लक्ष्य था और तिलक साधनों की संवेदनता नैतिकता की अपेक्षा अपनी प्रभावशीलता को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। तिलक के अनुसार इस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रभावपूर्ण साधन थे स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। पहले हम अध्ययन करेंगे स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी और बहिष्कार तिलक के चिंतन के अनुसार और तिलक द्वारा अपनाए गए दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन थे। तिलक ने केसरी में लिखा है, हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज्य है और स्वदेशी तथा बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। उदारवादी स्वदेशी को देश के आर्थिक विकास के एक साधन के रूप में अपनाने की बात सोचते थे और वे सोचते थे कि स्वदेशी उचित है, किंतु बहिष्कार को अपनाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन तिलक और अन्य उग्रवादियों ने इसे एक आर्थिक आंदोलन के साथ साथ राजनीतिक शस्त्र के रूप में अपनाया था। तिलक का विचार था, जब आप स्वदेशी को स्वीकार करते हैं तो आपको विदेशी का बहिष्कार करना ही होगा। तिलक के लिए बहिष्कार स्वदेशी के विचार का पूरक था। यह स्वदेशी का आंदोलनात्मक पक्ष तथा उसके साथ जुड़ी हुई स्वाभाविक स्थिति थी। तिलक वास्तव में बहिष्कार को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों के रोष की अभिव्यक्ति का प्रभावशाली माध्यम समझते थे। तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार का केवल नारा ही नहीं दिया, वरन स्वदेशी का प्रयोग और विदेशी के बहिष्कार का संदेश पश्चिमी भारत के प्रत्येक कस्बे और प्रत्येक गांव तक पहुंचाकर इसे एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। तिलक स्वयं अपने हाथ से काते हुए सूत से अपने ही घर में स्वदेशी करघे से बने हुए वस्त्रों का उपयोग करते थे। वे उन्हीं मोटे वस्त्रों को पहने अदालत तक में जाने लगे और कहा जाता है कि साम्राज्य विक्टोरिया के दरबार में भी उन्हीं वस्त्रों में गए। तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को आत्मविश्वास, आत्मसहायता और आत्मसम्मान का आंदोलन कहा था। उन्होंने गणपति उत्सव को विशाल आधार पर मानते हुए इसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख माध्यम बनाया। 8 जनवरी 1907 के केसरी में लिखा था, विदेशी वस्तु इस देश में नहीं आनी चाहिए। केवल वही वस्तुएं जो यहाँ उत्सव की जाती हैं, उत्पन्न की जाती हैं और निर्मित होती हैं, खरीदी और इस्तेमाल की जानी चाहिए। हमें केवल वही कपड़ा प्रयोग करना चाहिए जो यहाँ बनाया जाता है, चाहे वे कितना ही मोटा जोटा क्यों न हो। तिलक का विचार था कि शासन की नीति इस देश के उद्योगों को संरक्षण देने की होनी चाहिए, लेकिन शासन ने स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाकर इस देश के उद्योगों को संरक्षण देने की बजाय उन्हें कठिन प्रतियोगिता की स्थिति में डालकर पतन की ओर धकेला है। लेकिन यदि हम प्रत्येक स्थिति में स्वदेशी के प्रयोग और विदेशी माल के बहिष्कार की नीति अपना लेते हैं तो देश के उद्योगों को संरक्षण की नीति प्राप्त हो जाएगी और उनका विकास संभव होगा। लेकिन तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार को आर्थिक विकास के साधन के रूप में ही नहीं, वरन इसके साथ ही राजनीतिक आंदोलन के रूप में और बहुत अधिक व्यापक अर्थों में ग्रहण किया था। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का ये अर्थ भी लिया कि शने शने विदेशी विचारों को भी भारतीय जनमानस से लुप्त कर दिया जाए। तिलक ने भारतीयों के मन और मस्तिष्क को स्वदेशी बना देना चाहा और इस प्रकार उनमें स्वाधीनता की भावना भर देने का अथक प्रयास किया। उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार के राजनीतिक उद्देश्य और स्वरूप को छिपाने की कोई चेष्टा नहीं की। स्वदेशी और बहिष्कार से उनका मूल उद्देश्य यह है कि ब्रिटिश सरकार के आर्थिक हितों पर भारी दबाव डालकर उन्हें अपनी मांगे मानने के लिए विवश कर दिया जाए। उन्होंने बहिष्कार के अस्ति और नास्ति, स्वीकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर जोर डाला और कहा कि सर्वप्रथम तो इससे स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, दूसरे ब्रिटिश सरकार भारतीयों की मांगे मानने के लिए विवश होगी। उनका दृढ़ मत था कि यदि बहिष्कार को एक व्यापक आंदोलन के रूप में अपना लिया जाए तो ब्रिटिश सत्ता से भारत की मुक्ति के लिए अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने कहा, हमारे पास
शस्त्र नहीं है, हमारे पास शस्त्र वही हैं किंतु उनकी आवश्यकता ही नहीं है। हमारे पास बहिष्कार के रूप में एक अधिक प्रभावशाली अस्त्र है। बहिष्कार आंदोलन की शक्ति को स्वीकार करते हुए कलकत्ता के एंग्लो इंडियन समाचार पत्र दी इंग्लिश शमीन में लिखा था, यह बिल्कुल सत्य है कि कलकत्ता के गोदामों में कपड़ा इतना भरा हुआ है कि वे बेचा नहीं जा सकता। कहीं कहीं बड़ी से बड़ी यूरोपीय निर्यात दुकानों को या तो बंद करना पड़ा है या उनका व्यापार बहुत मंद गति पर आ गया है। बहिष्कार के रूप में राज के शत्रुओं ने देश के ब्रिटिश हितों पर कुठाराघात करने का एक अत्यंत प्रभावशाली शस्त्र पा लिया है। बहिष्कार एक राजनीतिक शस्त्र, निष्क्रिय प्रतिरोध। तिलक के बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी माल का बहिष्कार ही नहीं था, वो तो इसे ब्रिटिश शासन के बहिष्कार के रूप में अपनाना चाहते थे, जिसमें शासन की नौकरियों, उपाधियों, स्वाधीन समारोह, अदालतों का बहिष्कार, लगान और अन्य कर अदा न करने की बात भी सम्मिलित थी। यह तो ऐसी स्थिति थी जिसे निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम देना उचित होगा। यह तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन की रूपरेखा थी, लगभग वैसा ही आंदोलन जैसा महात्मा गांधी ने 1920-21 के वर्षों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया था। बहिष्कार आंदोलन की शक्ति की व्याख्या करते हुए पूना के एक भाषण में तिलक ने जनता से कहा था, तुम्हें जानना चाहिए कि तुम उस शक्ति का एक महान तत्व हो जिससे भारत में प्रशासन चलाया जाता है। ब्रिटिश शासन रूपी यह शक्तिशाली यंत्र तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रीय शिक्षा। लोकमान्य तिलक का एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे और उदारवादी भारत में प्रचलित पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था के अंग्रेजों के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते थे, लेकिन तिलक के दृष्टिकोण से सुलभ असहमत थे और उनका कहना था कि यह शिक्षा व्यवस्था न तो छात्रों को देश की स्थिति का सही ज्ञान कराती है और न ही उन्हें जीविका के लिए तैयार करती है। तिलक के राष्ट्रीय शिक्षा के विचार के 4 प्रमुख पक्ष थे। शिक्षा को जन सामान्य के सुलभ बनाया जाए, निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा से वंचित न रहे। दूसरा, शिक्षा भारतीयों द्वारा और भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दी जाए। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और उसके चरित्र का निर्माण का सुदृढ़ आधार बने। शिक्षा के माध्यम से युवकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वे जनता को राष्ट्रीय जागृति एवं आंदोलन के प्रेरित और संगठित कर सके। यही तिलक क्या मानते हैं कि पढ़ना लिखना सीख लेना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा वही है जो हमें जीविकापार्जन के योग्य बनाए, देश का सच्चा नागरिक बनाए और हमें पूर्वजों का ज्ञान तथा अनुभव दे। तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा भारतीय पद्धति और पाश्चात्य पद्धति दोनों का समन्वय थी। राष्ट्रीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित बातें थी। पहला, औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अंग बने। दूसरा, धार्मिक शिक्षा पर बल, यानी वो कहा करते थे किसी को अपने धर्म पर अभिमान कैसे हो सकता है यदि वे उससे अनभिज्ञ है। धार्मिक शिक्षा का अभाव इस बात का एकमात्र कारण है कि देश भर में ईसाई पादरियों का प्रभाव बढ़ गया है। तिलक का उन लोगों से मतभेद था जो कहते थे कि धर्म से झगड़े बढ़ते हैं। तिलक क्या मानते थे? धार्मिक शिक्षा झगड़ों और पारस्परिक कलह को दूर करने का श्रेष्ठ मार्ग है। धार्मिक शिक्षा से भारतीयों में अनुशासन और अतीत के प्रति सम्मान के भाव का उदय होगा। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि का समर्थन। नेक्स्ट हमारी आती है राजनीतिक शिक्षा। नेक्स्ट, जनमत, जनशक्ति, जनसंपर्क, पत्रकारिता की शक्ति में विश्वास। यदि उन्होंने 1891 में केसरी में लिखा है, शासक अत्याचारी हो जाते हैं क्योंकि जनता अपनी शक्ति नहीं जताती। अगर जनता एक हो जाए तो शासक उसके सामने शक्तिहीन हो जाएंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य प्रमुख नेताओं की तरह तिलक का भी विश्वास था कि राष्ट्रीयता के संदेश का प्रचार करने के लिए समाचार पत्र बहुत अधिक प्रभावशाली और बहुत अधिक शक्तिशाली माध्यम है। उनके पत्रों केसरी मराठा ने जन जागरण की दिशा में बहुत उल्लेखनीय कार्य किए हैं।